नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। चार बड़ी खबरें आप देख रहे हैं। आइए नजर डाल लेते हैं कि आज की चार बड़ी खबर कौन सी है। पहली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच बिम्स्टेक का सम्मेलन आज है। वर्चुअली शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बंगाल की खाड़ी में बढ़ते चीन समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। दूसरी बड़ी खबर लेंगे, जहां पर लखीमपुर खीरी कांड को लेकर मुख्य आरोपी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज है। आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट से मिली थी जमानत रद्द करने के दायरे पर भी चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही तीसरी बड़ी खबर लेंगे, जहां पर उत्तराखंड में सीएम धामी ने किया मंत्रालयों का बंटवारा। गृह समेत मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे 24 विभाग। प्रेमचंद्र अग्रवाल को वित्त विभाग सौंपा। चौथी और अंतिम बड़ी खबर लेंगे, जहां पर एमपी में आज मनाया जाएगा प्रदेशव्यापी रोजगार दिवस। रीवा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम शिवराज। 2 महीने में 11 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार। चलिए बढ़ेंगे पहली बड़ी खबर की ओर, जहां पर आज बिम्स्टेक का सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे संबोधित करने जा रहे हैं। 7 देशों का ये समूह एक बार फिर से कई अहम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए साथ आ रहा है। वर्चुअल अंदाज में इस कार्यक्रम का आयोजित किया जा रहा है और श्रीलंका इस बार इसकी मेजबानी कर रहा है। थोड़ी देर में पीएम मोदी इस सम्मेलन में अपना संबोधन शुरू कर सकते हैं और इस बार वो सुरक्षा, आतंकवाद, उग्रवाद जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। आर्थिक मोर्चों को लेकर भी उनकी तरफ से विचार रखे जा सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस बार बिम्स्टेक सम्मेलन की थीम एक क्षमतावान क्षेत्र, समृद्ध अर्थव्यवस्था और स्वस्थ लोग रखे गए हैं। और इस बार ये सम्मेलन इसलिए भी ज्यादा खास माना जा रहा है क्योंकि इसे बने पूरे 25 साल हो गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी रमेश जी, बिम्स्टेक सम्मेलन आज है, तो ये सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बिम्स्टेक है क्या? देखिए, मोटे तौर पर ये दक्षिण एशियाई देशों का एक संस्थान बना था, ठीक है। और इसमें इसका जो उद्देश्य था, खास तौर से इस संस्था का उद्देश्य इन अपने सदस्य देशों की आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षात्मक किस प्रकार इसको मजबूत की जाए, ये इसका ये खास उद्देश्य था। और इसको लेकर के लगभग 25 वर्ष पहले यह अस्तित्व में आया था। और इसके पीछे कारण ये था कि जिस तरीके से यूरोपियन देशों में और अमेरिकन देशों में जो संगठन बने और अपनी निजी हितों के लिए वो काम करते थे, तो उसकी प्रतिक्रिया में इन देशों का ये संगठन अस्तित्व में आया था। और स्वाभाविक रूप से इसके पर्दे के पीछे से जो सबसे अच्छी जो पहल हुई थी, वो कहीं ना कहीं भारत से ही हुई थी। इसलिए इन देशों के सम्मेलन में भारत की जो आवाज है या भारत का जो प्रस्ताव है या भारत की महत्ता, जो सबसे महत्वपूर्ण रही है। और क्योंकि अब पार्लियामेंट चल रही थी, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसको वर्चुअली संबोधित करेंगे। और वर्चुअली संबोधित करके जिस तरीके से इन सारी देशों में पट्टी में अगर आप देखें, तो मोदी जी जहां सुरक्षा की बात को उठाएंगे और कोरोना के 2 वर्ष में इन सारे देशों में जो नुकसान हुआ है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इसके साथ साथ यूक्रेन और रूस के बीच में शांति हो सके, इसकी बात भी, संभावना इस बात की है कि इसके ये विषय भी मोदी जी उठाएंगे। और मैं समझता हूं जो आज मोदी जी का संबोधन होगा, इसकी कार्रवाई उसके आगे कहीं ना कहीं उन विषयों के आसपास ही इसका विचार मंथन रहेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। बिल्कुल, इसकी स्थापना जिस तरीके से की गई थी, तो आज उस सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। क्या खास रह सकता है इसमें? देखिए, इसमें यही खास रह सकता है कि इन देशों में जिस तरीके से जो आतंकवाद बढ़ रहा है, उसको किस तरीके से नियंत्रण किया जाए, इन देशों की आर्थिक प्रगति किस तरीके से आगे बढ़ाई जाए, तो विश्व में शांति कैसे बन रह सके, मानवता का विकास कैसे हो सके, पूरे के पूरे संसार के लोग एक परिवार के रूप में, जिससे हमारे यहाँ भारत में कहा भी जाए कुटुंबकम, मोटे तौर पर एक कुटुंब का, एक परिवार का, एक समाज का सिद्धांत ही अगर विश्व में सर्वोपरि होगा, तभी ये जो हिंसाएं हो रही हैं, ये जो आतंकवाद हो रहा है और ये जो युद्ध हो रहे हैं, ये इसी पर रुक पाएगा। तो मैं समझता हूँ इन्हीं विषयों पर इस पर चर्चा होनी है। बिल्कुल रमेश जी, लेकिन जिस तरीके से श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच बिम्स्टेक सम्मेलन आज आयोजित किया जा रहा है, इसमें क्या कुछ खास हो सकता है? देखिए, ये एक विषय श्रीलंका का, ये उनका एक निजी विचार है जो उन्होंने छुपाया भी नहीं है कि पिछले काफी वर्षों से श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा है। भारत ने 2-3 बार उनकी बहुत मदद की है। अभी 15 दिन पहले भी भारत ने रुपया काफी जारी किया है। तो मोटे तौर पर उसका ये उद्देश्य भी है कि ये देश जो कर सकते हैं उसकी कुछ आर्थिक सहायता कर सके। ये श्रीलंका का अपना है और जो उसने छुपाया भी नहीं है, ये बात उसने भारत से भी कही है और दूसरे अन्य देशों से भी कही है कि इस वक्त उसको आर्थिक
सहयोग की जरूरत है। और जैसे ही वो, यद्यपि श्रीलंका ने ये वादा इन सारे देशों से किया है, भारत से भी किया है कि उस समय आने पर वो सारा जो पैसा आज ले रहा है वो चुका देगा, लेकिन फिर भी आर्थिक विशेषज्ञों का ये मानना है कि श्रीलंका की ऐसी स्थिति नहीं है कि भविष्य में सारे लोन को चुका सके। लेकिन फिर भी मानवता के नाते ये इन देशों में से कुछ लोग होंगे जो श्रीलंका की मदद भी करेंगे। बिल्कुल रमेश जी, लेकिन आर्थिक संकट दूर करने के लिए भी चर्चा यहाँ पर हो सकती है। जिस तरीके से चीजें अभी निकलकर सामने आ रही हैं, आर्थिक संकट को लेकर भी क्या चर्चा हो सकती है? नहीं, यही मैंने तो कहा था, इस विषय पर भी चर्चा होगी। और इस विषय पर न केवल आर्थिक सहायता बल्कि अन्य देश श्रीलंका में क्या निवेश कर सकते हैं, इन सारे विषयों पर भी चर्चा होगी। ये मुद्दा तो रहेगा। ये मुद्दा भले ही ऑफिशियल एजेंडे में हो या श्रीलंका के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वहाँ के विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, इनकी व्यक्तिगत बातचीतों में हो, लेकिन ये विषय तो आएगा, जरूर आएगा। और इस सम्मेलन के बाद आप देखेंगे कुछ देश श्रीलंका की सहायता भी करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बिम्स्टेक सम्मेलन आज है, वर्चुअल इसमें शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आर्थिक संकट पर भी चर्चा यहाँ पर हो सकती है। थोड़ी देर बाद सम्मेलन को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बंगाल की खाड़ी में बढ़ते चीन समेत कई मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। आर्थिक संकट दूर करने पर भी चर्चा हो सकती है। इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चाएं यहाँ पर की जा सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच बिम्स्टेक का सम्मेलन आज होने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली शामिल होंगे। एक और बड़ी खबर की ओर आगे बढ़ेंगे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत खारिज कर उसे फिर से जेल भेजने की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने यूपी सरकार के गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को इस मामले में जमानत दे दी थी। इससे असंतुष्ट होकर पीड़ित परिवारों के लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। चीफ जस्टिस एनवी रमणा, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हीमा कोहली की इस पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। पीड़ितों की ओर से कहा गया था कि हाईकोर्ट ने आशीष को जमानत देते समय नियमों की अनदेखी की है। आदेश में कहा गया था कि किसी को गोली नहीं लगी है, जबकि तथ्य इससे बिल्कुल उलट है। ट्रायल कोर्ट का जमानत न देने का आदेश बिल्कुल सही था। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विरल अग्निहोत्री जुड़ गए हैं। जी विरल, सुप्रीम कोर्ट में आज लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी को लेकर सुनवाई आज है, क्या निकलकर सामने आ सकता है? बिल्कुल अंशुल, देखिए इस मामले में बेहद गंभीरता पूर्वक जो है एसआईटी की जांच बैठी थी। और उसके बाद में आप ये समझिए कि जब ये कांड हो गया था लखीमपुर खीरी कांड, तो ये सीधे तौर पर किसानों का जो आंदोलन चल रहा था, तो उसमें कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ये बयानबाजी निकल कर आई थी कि आशीष मिश्रा को जो है सीधे तौर पर टारगेट किया गया था कि उन्होंने इन सब चीजों के मुख्य आरोपी हैं और उन्होंने ही गाड़ी चढ़ाई थी, किसानों के ऊपर जानलेवा हमला किया था, जिसमें किसानों की मौत हो गई थी, साथ में एक पत्रकार उसकी भी जान चली गई थी। हालांकि आप ये समझिए कि जिस तरीके से कृषि कानून बिल का ये जो विरोध कर रहे थे किसान, तो वहां पर भाजपा के प्रचार प्रसार के लिए वहां पर जब एक जो है जत्था पहुंचा था भारतीय जनता पार्टी का, तो उसमें आशीष मिश्रा भी पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं किसानों के ऊपर जो गाड़ी चलाने का जो बात आई थी सामने, तो वो उस पर जो किसानों द्वारा और जो एक मुकदमा दायर किया गया था, तो उसमें आशीष मिश्रा को तत्काल प्रभाव से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेल भेजने का काम किया था। वहीं पर आप ये समझिए कि सुशासन वहां पर भी योगी आदित्यनाथ ने दिखाया। और उसके बाद जो इलाहाबाद की जो हाईकोर्ट थी, उसमें जमानत याचिका रद्द करने की जो एक अपील करी गई थी कि, लेकिन उसके बाद में सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ इसका रुख कर दिया गया है कि अब वहां पर जाकर जो है आशीष मिश्रा को किसी तरीके से जमानत न मिले और उनके ऊपर में दंड संहिता का जो है पालन कराया जाए, उनको दंड मिले। तो इस तरीके से आज इस पर फैसला जो है सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट के पास में इसका फैसला रखा हुआ, सुरक्षित रखा है। रिजल्ट क्या आना ये तो आगे देखने वाली बात होगी अंशुल। बिल्कुल, लखीमपुर खीरी कांड जिस तरीके से निकलकर सामने आया था और उसके बाद जमानत भी मिल गई थी उन्हें, अब जमानत को खारिज करने को लेकर यहाँ पर जो आज सुनवाई यहाँ पर हो सकती है, क्या आशंका जताई जाए, क्योंकि विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर भुनाने में लगा हुआ है? बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अगर बात की जाए तो उन्होंने अपना फैसला जो है सुरक्षित रखा हुआ है। हालांकि जमानत न मिलने को लेकर विपक्ष और तमाम तरीके के जो नेता हैं विपक्षी दलों के, वो सीधे तौर पर लगे हुए हैं इसमें कि किसी तरीके से जमानत नहीं मिलनी चाहिए। और वहीं आप ही समझिए कि जो निचली कोर्ट में जो उनकी जमानत मिल गई थी,
तो ऐसे में अब सीधे तौर पर विपक्ष सीधे तौर पर ये बात करने की कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं अगर जमानत मिलती है, रिहा होते हैं, तो किसानों के साथ अन्याय होगा। हालांकि इस पर पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुरक्षित रखे हुए है और इसमें क्या कुछ होगा आगे ये तो देखने की वाली बात होगी। लेकिन जहां तक संभावना जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं जो जांच के तथ्य जो बिंदु हैं उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो जमानत मिल सकती है। अभी सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला होगा कि किस तरीके से वो इसमें अग्रिम कार्रवाई करते हैं और जमानत देते हैं या नहीं देते हैं। अंशुल, बिल्कुल। तो जिस तरीके से यहाँ पर बात की जा रही थी जमानत को लेकर, विपक्ष भी से लगातार भुनाने में यहाँ पर लगा हुआ है, तो क्या लगता है आपको कि इनकी जमानत पर क्या होगा, क्योंकि लोगों का किस तरीके से अभी रिएक्शन सामने आ रहा है? बिल्कुल अंशुल, देखिए जिस तरीके से आप ये समझिए कि पूरा एक सिनेरियो सेट किया गया था। लखीमपुर खीरी जो हत्याकांड ये हो गया था, यहाँ पर तो किसानों की जो मौत हो गई थी, ये बेहद दुखद रहा था उस टाइम पर। और लगातार जो आप ये समझिए कि विपक्ष ने इस मुद्दे को खूब भुनाया। उत्तर प्रदेश में 2022 के जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें सीधे तौर पर विपक्ष ने ये लखीमपुर खीरी घटनाकांड जो है भुनाने की कोशिश की। आप ये समझिए कि जिस तरीके से किसानों की मौत हुई, साथ ही साथ एक पत्रकार की मौत हुई, तो इन सब सिनेरियो को देखते हुए अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी वाड्रा और तमाम तरीके के जो नेता रहे और जो है दूसरे राज्यों से भी लोग आए थे इस मामले को बुलाने के लिए। लेकिन हालांकि इस राजनीति उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई जितना विपक्षी नेता चाहते थे। हालांकि ये कोई राजनीति करने का कोई विषय भी नहीं था। इस पर सीधे तौर पर आप समझिए जो हत्या हुई थी, मौत हुई थी, इसके ऊपर सहानुभूति निभाने का काम किया जाना चाहिए था। हालांकि आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरीके से तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेते हुए आशीष मिश्रा को जेल में डाला था, तो उस पर जो सुनवाई आगे जो चालू हुई थी तो वो कहीं ना कहीं कानून के दायरे में हुई थी। अब कानून इस पर किस तरीके से जो है निर्णय लेता है और कानून की नजर में किस तरीके से ये दोषी करार पाए जाते हैं, उसके ऊपर ये आगे का जो कार्यवाही है वो कहीं ना कहीं खुलकर सामने आएगी। अब आप ये समझिए कि जिस तरीके से जो जमानत उनको मिल गई थी, तो ऐसे में विपक्ष को लगा कि उनका मुद्दा कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा। और ऐसे में जब अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं उन्होंने अपना फैसला कहीं ना कहीं सुरक्षित रख लिया है। अब इस पर सुनवाई होनी है और क्या कुछ निकल कर आता है। वहीं आप ये समझिए कि जो विपक्षी नेता है, विपक्षी दल है, वो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से संभावना जता रहे हैं कि आशीष मिश्रा को जमानत नहीं मिलेगी। अब ये तो बेंच तय करेगी कि इस तरीके से कि क्या उनके ऊपर आरोप सिद्ध हो रहा है और किस तरीके से उनको जमानत देनी है या नहीं देनी है। अंशुल, बिल्कुल अविरल, लेकिन ये तो चलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जमानत देनी है या नहीं देनी है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में कर रहा है, लेकिन जो पक्ष है, जो उनका क्या कुछ कहना है इस मुद्दे को लेकर? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर आप ये समझिए कि लगातार शुरुआत से ही आशीष मिश्रा ने इस बात को सीधे तौर पर इनकार कर दिया था। कहने लगे थे कि हम वहां पर मौजूद नहीं थे और हमारे द्वारा ऐसी कोई कृत्य नहीं किया गया था। आप ये समझिए कि जिस तरीके से उन्होंने बताया था कि हमारी गाड़ी के ऊपर में हमला किया गया था, हम आसानी से जा रहे थे, हम अपनी सड़क पर जा रहे थे, और लेकिन अचानक से किसानों जो भी उन्होंने सीधे तौर पर बताया था कि ये वो मासूम किसान नहीं थे जो आंदोलन कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं खालिस्तान से आए थे। और जो एक पूरा सिनेरियो सेट किया गया था, काले कानून की बात वो लोग कर रहे थे, खालिस्तानी, तो तमाम तरीके खालिस्तान की बात बीच में आई थी। तो उन्होंने सीधे तौर पर आशीष मिश्रा ने कहा था कि हमने किसी तरीके से गाड़ी जानबूझकर किसी पर नहीं चढ़ाई और ना ही वहां पर हम मौजूद थे। तो जिस तरीके से वो जो है तथाकथित किसान जो अपने आप को बता रहे थे, वो कहीं ना कहीं सड़क पर आ गए और हमला करने की कोशिश करने लगे, जिसमें ड्राइवरों ने अपने आप को बचाने के लिए गाड़ियों को इधर उधर किया, तो उसके चलते ही ये दुर्घटना हुई। हालांकि सीधे तौर पर इसमें आशीष मिश्रा ने अपना रुख साफ किया कि उनका कोई इंटेंशन नहीं था और पहली बात वो मौजूद नहीं थे। हालांकि इस तमाम बातों पर SIT बैठ कर उसमें जांच जो बैठी थी, तो इसके बाद में जो मुकदमा दर्ज हुआ था, तो उसमें उसके बाद जमानत उनको मिली थी। विपक्ष ने भी इसको खूब बनाया, लेकिन उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला पहुंच गया है, अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि आखिर में कितने दोषी हैं आशीष मिश्रा और किस तरीके से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें जमानत मिलनी चाहिए ना मिलनी चाहिए, ये आगे तय होने वाला है। लेकिन विपक्ष लगातार इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करता रहा है और शायद आगे करता भी रहेगा। अंशुल, चलिए अविरल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मंत्रियों में विभागों का बंटवारा किया है। सतपाल महाराज को लोक निर्माण विभाग, पंचायती राज, ग्रामीण निर्माण विभाग और संस्कृति, धर्मस्व, पर्यटन, जलागम प्रबंध, सिंचाई और लघु सिंचाई विभाग दिया गया है। प्रेमचंद अग्रवाल को वित्त, शहरी विकास, आवास, विधायी और संसदीय कार्य, पुनर्गठन और जनगणना विभाग दिया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने मंत्रिपरिषद, कार्मिक और सतर्कता सचिवालय, प्रशासन, समन्वय और प्रशासन, नियोजन, राज्य संपत्ति, सूचना, गृह, राजस्व जैसे कई महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखे हैं। कड़े जोशी की अगर बात करें तो कृषि एवं कृषक कल्याण, सैनिक कल्याण और
साम्य विकास विभाग डॉक्टर धन सिंह रावत को भी विद्यालय शिक्षा, माध्यमिक, संस्कृत शिक्षा, सहकारिता, उच्च शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा के विभाग दिए गए हैं। सुबोध उनियाल की बात करेंगे, जहां पर भाषा, निर्वाचन, तकनीकी शिक्षा विभाग दिए गए हैं। वहीं रेखा आर्य को महिला सशक्तिकरण और बाल विकास, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले और खेल युवा कल्याण विभाग दिया गया है। चंदन रामदास को समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, परिवहन, लघु और सूक्ष्म माध्यम से उद्यम विभाग दिए गए हैं। वहीं सौरभ बहुगुणा को पशुपालन, दुग्ध विकास और मत्स्य विभाग, मत्स्य पालन, गन्ना विकास और चीनी उद्योग, प्रोटोकॉल और कौशल विकास और सेवा योजन विभाग दिए गए हैं। मुख्यमंत्री धामी की अगर बात करें तो उनके पास में कौन सा विभाग है वो भी हम आपको बताते चलते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने पास मंत्री परिषद, कार्मिक और सतर्कता, सचिवालय प्रशासन, सामान्य प्रशासन, नियोजन, राज्य संपत्ति, सूचना, गृह, राजस्व, औद्योगिक विकास, खनन, औद्योगिक विकास, श्रम, सूचना प्रौद्योगिकी और विज्ञान प्रौद्योगिकी, पेयजल, ऊर्जा, आयुष और आयुष शिक्षा, आबकारी, न्याय, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन और पुनर्वास समेत नागरिक उड्डयन विभाग अपने पास रखे हैं। और देहरादून ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अवनीश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार बनने के बाद विभागों का बंटवारा भी यहाँ पर हो चुका है, तो किस किस को कौन कौन से विभाग दिए गए हैं? देखिए अंशुल, यहाँ पर काफी लंबे समय के अंतराल के बाद अगर जिस तरीके से शपथ की बात करें, शपथ के बाद जो है कयास लगाए जा रहे थे कि विभाग कौन सा किस मंत्री को मिलेगा, तो ये जो है ये कल रात देर रात जो है इसका विभागों का मुख्यमंत्री जी ने बंटवारा कर दिया है। हालांकि कोई बदलाव नहीं हुआ, जो पुराने कुछ मंत्री थे उनको वही मंत्रालय दिया गया है और जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने यहाँ पर जो है अपने 21 विभाग अपने पास रखे हैं और 24 मंत्रालय रखे हुए हैं उन्होंने अपने साथ। और साथ में जहां तक जो प्रेमचंद अग्रवाल जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे उनको यहाँ पे जो है जनगणना और सबसे बड़ा जो विभाग है वित्त का वो उनको सौंपा गया है। और कहीं अगर बात करें धन सिंह रावत जी की, जो पुराने स्वास्थ्य मंत्री थे उनका भी यहाँ पे कद बढ़ा है और जो चिकित्सा जो पहले अरविंद पांडे जी देखते थे वो उनको सौंपा गया। और जो सतपाल जी महाराज कहीं ना कहीं जो है वो सुगुगाट थी कि उनको मंत्रालय की बात थी कि कहीं ना कहीं वो और तक बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उनको भी जो है वो ही पुराना जो विभाग था उनका लघु सिंचाई वगैरह का वो दिया गया है। जी बिल्कुल, ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने अपने पास 24 विभाग रखे गए हैं। कौन से वो विभाग है 24 विभाग जो अपने पास मुख्यमंत्री ने खुद अपने पास रखे हैं? देखिए मुख्यमंत्री जी ने जो खनन है और फाइनेंस है, वो खनन है, PWD है और जितने भी जो बड़े अहम विभाग हैं वो मुख्यमंत्री जी ने अपने पास रखे हैं। और जो मंत्रालय की बात थी हो सकता है कहीं ना कहीं अभी जो विस्तारीकरण की जहाँ पे लगातार बात करिए कुछ विभाग हो सकता है जो मुख्यमंत्री है वो दूसरे मंत्रियों को यहाँ पे जरूर देंगे। जी बिल्कुल, तो प्रेमचंद्र अग्रवाल को भी कई विभाग जो है वो सौंपे गए हैं। इसके साथ ही कई तरीके के विभाग जो है वो अन्य को भी सौंपे गए हैं, जिसमें रेखा आर्य भी शामिल है। जी देखिए, यहाँ पे अगर रेखा आर्य की बात करें अंशुल, यहाँ पर जो है रेखा आर्य के पास पहले भी जो है महिला सशक्तिकरण बाल विभाग था, वो उनको जो है वापस सौंप दिया गया है रेखा आर्य जी को। क्योंकि यहाँ पर अगर प्रेमचंद अग्रवाल जी की बात करें, प्रेमचंद अग्रवाल जी का जो है यहाँ पे कद बढ़ाया गया है, उनको संसदीय कार्य मंत्री के साथ साथ जो है यहाँ पर जो है वित्त की जो सबसे बड़ा जो विभाग होता है वो उनको जिम्मेदारी दी गई है। और गणेश जोशी जो पुराने कैबिनेट मंत्री थे उनको कृषि के साथ अब जो है उनका एक कृषि के जो है यहाँ पे विभाग में एक अलग से अतिरिक्त भाग दिया गया है। और जो पुराने उनके सैनिक कल्याण वगैरह का जो विभाग थे वो उनको वापस ऐसा का ऐसा ही दे दिया गया है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। अगली खबर की ओर करेंगे, जहां पर मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार द्वारा आज रोजगार दिवस मनाया जा रहा है। इसका मुख्य कार्यक्रम रीवा में 4 बजे आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शिरकत करेंगे। MSME मंत्री ओम प्रकाश सखलेजा कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। दरअसल युवाओं को स्वयं का रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए सीएम शिवराज की मंशा अनुरूप आज 30 मार्च को रोजगार दिवस कार्यक्रम रीवा जिला मुख्यालय पर आयोजित किया जाएगा। और इसमें ये कार्यक्रम 29 मार्च को होने वाला था, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5,21,000 लोगों को PM मोदी द्वारा गृह प्रवेश कराने के चलते इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया गया है। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सभी जिला मुख्यालयों पर भी रोजगार दिवस मनाया जाएगा और इस दौरान सीएम जिलों के युवाओं को सीधा संवाद करेंगे और स्वरोजगार योजना के तहत स्वीकृति पत्रों का भी वितरण करेंगे।
और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी विवेक, का रोजगार मेले का लगातार आयोजन किया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान स्वयं लोगों से बातचीत करेंगे, सीधे संवाद स्थापित कर रहे हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी अंशुल, बात की जाए प्रदेश सरकार की तो कोरोना काल के बाद अब पूरा जो फोकस है प्रदेश सरकार का वो युवाओं को रोजगार दिलाने को लेकर, जिसके चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते कुछ महीने में घोषणा की थी कि अब मध्य प्रदेश में हर महीने जो रोजगार मेला है उसका आयोजन किया जाएगा। सबसे पहले इसकी शुरुआत राजधानी भोपाल से की गई थी, उसके बाद आज जो रीवा में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश के जो युवा वर्ग के जो लोग हैं जिनको रोजगार चाहिए वो रोजगार मेले में जाएंगे। साथ ही बात की जाए मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों की, तो मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी रोजगार मेला लगाया जा रहा है। मगर बात की जाए पूरे मध्य प्रदेश की, तो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में कोरोना के बाद से जो युवा वर्ग है वो बेरोजगार हो गया था, कई ऐसे छोटे छोटे उद्योग धंधे थे वो बंद हो गए थे, तो एक बार फिर युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए प्रदेश सरकार ने जो कवायद है वो शुरू कर दी है। और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा पहुंचेंगे रोजगार मेले में, और साथ ही प्रभारी मंत्री और तमाम जो मंत्री हैं वो सभी रोजगार मेले में मौजूद रहेंगे। अब देखने वाली बात है कि लगातार पूरा फोकस प्रदेश सरकार का युवाओं को रोजगार दिलाने को लेकर है। अब अभी तक मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए तो 11 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिल चुका है 2 महीने में। जी बिल्कुल विवेक, जिस तरीके से रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, कितने लोग इससे लाभान्वित होंगे और सरकार का जो युवाओं पर खासा फोकस है, किस तरीके की रणनीति बनाई गई है रोजगार मेले के तहत? रोजगार मेले की बात की जाए अंशुल, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब पहला रोजगार मेला राजधानी भोपाल में लगा था तभी मुख्यमंत्री ने कहा था कि युवाओं को रोजगार कैसे मिले और जो युवा वर्ग है वो हर प्रकार की जो ट्रेनिंग है वो कैसे ले, जिसके लिए ये रोजगार जो मेला है वो लगाया जा रहा है। जिसमें बात की जाए इंटरनेशनल कंपनी की बात की जाए या बड़ी कंपनियों की बात की जाए, तो सभी कंपनी रोजगार मेले में अपनी एक जो कार्यशाला है वो लगा रही है। युवाओं को वहां सिलेक्ट करने के बाद कई ऐसे युवा है जिनको ट्रेनिंग भी देगी, जिससे युवा वर्ग है वो स्वावलंबी बनेगा और रोजगार भी उनको कहीं ना कहीं मिलेगा अच्छी कंपनी में काम करने के लिए। तो अब देखने वाली बात है कि प्रदेश सरकार द्वारा कवायद तो शुरू कर दी है। साथ ही मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों की बात की जाए तो अलग अलग जिलों में भी रोजगार जो मेला है उसका आयोजन किया गया है आज। और साथ ही बात की जाए हर महीने की, तो महीने में एक दिन ऐसा रखा जा रहा है जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद रोजगार मेले में जा रहे हैं और उसी दिन मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी जो रोजगार मेला है उसका आयोजन किया जाएगा। जी बिल्कुल विवेक, तो जिस तरीके से स्वरोजगार के हितग्राहियों को भी लाभ दिया जाएगा, एमपी में जो प्रदेशव्यापी रोजगार दिवस है वो मनाया जाएगा, तो यहाँ पर कितनी कंपनियों को भी बुलाया गया है, किस तरीके से इसका आवंटन किया जाएगा? बिल्कुल अंशुल, कंपनियों की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय कंपनी से लेकर जो बड़े उद्योगपति हैं उनकी कंपनी भी उसमें लगाई गई है। साथ ही उसमें कार्यशाला जो लगाया गया है, क्योंकि हर कंपनियों की बात की जाए तो जो युवा वर्ग वहाँ पहुंचेगा उनका कैपिटल रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और रजिस्ट्रेशन के बाद ही उनका क्वालिफिकेशन देखने के बाद ही उनको अलग अलग कंपनियों में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। जब उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उस कंपनी के माध्यम से उनको रखा जाएगा उस कंपनी में। लगातार बात की जाए प्रदेश सरकार की, तो लगातार प्रदेश सरकार का फोकस युवाओं को रोजगार देना है। साथ ही बात की जाए उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सखीजा की, तो उनका भी साफ तौर पर यह कहना है कि युवा कोरोना के बाद से रोजगार में बड़ी दिक्कत आ रही थी, जिसके चलते प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मध्य प्रदेश में जो युवा वर्ग है उनको कैसे रोजगार दिया जाए। साथ ही बात की जाए बैंकर्स की, तो कई बैंकर्स के अधिकारियों की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 दिन पहले एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी, जिसमें तमाम जो बैंकर्स अधिकारी थे वो सभी मौजूद थे। जैसे युवा वर्ग जिनको यदि 0% में लोन लेना है, अपना नया व्यापार शुरू करना है, तो जिसके चलते प्रदेश सरकार उनसे पूरा सहयोग करेगी। साथ ही प्रदेश सरकार ने कहा है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि युवा ऐसे वर्ग जिसको नए उद्योग खोलना है, वो छोटे व्यापार खोलना है, तो 0% ब्याज पे बैंक उनको लोन देगा। साथ ही उसकी जो गारंटी है वो प्रदेश सरकार की होगी। तो अब प्रदेश सरकार द्वारा जवाबदारी भी ली जा रही है युवाओं को लोन देने के लिए और युवा वर्ग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बिल्कुल विवेक, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रोजगार दिवस आज है। आज रीवा में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शिरकत करेंगे।
और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि ये सबसे पहले देश।